नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, एक समय था जब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सीएसआर केवल एक स्वैच्छिक काम हुआ करता था, एक तरह का परोपकार। लेकिन आज ये एक सख्त, डेटा संचालित कानूनी अनिवार्यता बन चुका है। कंप्लायंस ऑफिसर्स और ऑडिटर्स के लिए ये बदलाव समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर के एजेंडे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं। हम कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के वर्तमान परिदृश्य से शुरुआत करेंगे। फिर हम अनिवार्य फ्रेमवर्क्स, एमसीए फॉर्म्स, उनकी सख्त डेडलाइंस और अगर आप इनका पालन नहीं करते हैं तो होने वाले भारी नुकसान पर बात करेंगे। अंत में हम डेटा को रिलायबल बनाने और स्मार्ट लक्ष्य तय करने पर भी गौर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं। कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग परिदृश्य। आखिर आज के समय में नियम कानून क्या कहते हैं और हमारा बेसलाइन क्या है? अक्सर होता यह है कि लोग सीएसआर और ईएसजी को एक ही तराजू में तौल लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनमें एक बहुत स्पष्ट अंतर है। सीएसआर मुख्य रूप से गुणात्मक है, ये कंपनी की वैल्यूज को अंदरूनी तौर पर संचालित करता है। वहीं दूसरी ओर ईएसजी पूरी तरह से मात्रात्मक है। निवेशक आज हार्ड, मापने योग्य मैट्रिक्स मांगते हैं और ईएसजी ठीक वही प्रदान करता है। आपको इन दोनों के बीच के फर्क को बिल्कुल क्लियर रखना होगा। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 60,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, साल 2030 तक सीएसआर पर होने वाला अनुमानित खर्च इस विशाल आंकड़े तक पहुंचने वाला है। यह नंबर अपने आप में बताता है कि यह विषय अब कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं रह गया है। इतने बड़े फंड्स का मतलब है कि नियामकों की नज़र अब और भी पैनी होने वाली है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, मुख्य फ्रेमवर्क और मैट्रिक्स। ये जो अलग अलग फ्रेमवर्क्स का जंजाल है, चलिए इसे थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं। बीएसआर यानी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। सेबी ने मार्केट कैप के हिसाब से भारत की टॉप 1000 लिस्टेड कंपनियों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया है और यकीन मानिए इसका अनुपालन अब कोई चॉइस नहीं है। ये सीधे तौर पर तय करता है कि क्या आप अपनी डेडलाइंस को मीट कर रहे हैं या फिर रेगुलेटर्स के सवालों के घेरे में आ रहे हैं। बीएसआर के तहत कुछ एसेंशियल इंडिकेटर्स यानी आवश्यक संकेतक होते हैं जिन्हें रिपोर्ट करना मस्ट है। इनमें स्कोप 1, 2 और 3 ग्रीनहाउस गैस एमिशन, आपकी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा की खपत, पानी का इस्तेमाल और यहाँ तक कि कार्यस्थल पर होने वाली चोटें या जेंडर बेस्ड कर्मचारी डेटा शामिल है। ये बिल्कुल सटीक मात्रात्मक मैट्रिक्स हैं। यहाँ कोई भी ढिलाई नहीं चल सकती। चलिए अब तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। एमसीए फॉर्म और समय सीमा। असली कानूनी पेचीदगियां और फाइलिंग की ज़रूरतें यहीं से शुरू होती हैं। तो कानूनी तौर पर कंप्लायंस की शुरुआत कैसे होती है? सबसे पहले जो भी एजेंसी सीएसआर लागू कर रही है उसे पूरी सख्ती के साथ अपडेटेड सीएसआर 1 फॉर्म भरना होता है। इसमें पैन, ओटीपी और किसी सीए या सीएस का प्रमाणीकरण अनिवार्य है। इसके बाद साल के अंत में पूरी डिटेल्स के साथ सीएसआर 2 फॉर्म दाखिल करना होता है। ये एक बहुत ही स्पष्ट 2 चरणीय प्रक्रिया है जिसे फॉलो करना ही है। और जो जानकारी हम अब देखने वाले हैं वो सीधे रेगुलेटरी नियमों से आती है। जो पैसा खर्च नहीं हुआ है यानी अनस्पेंट अमाउंट, उसे आप यूं ही बैंक में पड़ा नहीं छोड़ सकते। उसे विशिष्ट खातों या फंड्स में ट्रांसफर करने के स्पष्ट और अनिवार्य नियम हैं। एज एन ऑडिटर या कंप्लायंस ऑफिसर आपको इन डेडलाइंस का एक मेंटल मैप बना लेना चाहिए। अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो बिना खर्च किए गए फंड को 30 दिनों के भीतर अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट में डालना होता है। बाकी फंड्स के लिए वित्तीय वर्ष के अंत से 6 महीने के भीतर उसे अनुसूची वी के तहत ट्रांसफर करना होगा। और हाँ, वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए सीएसआर 2 फाइल करने की डेडलाइन 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दी गई है। इन तारीखों को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। हमारा चौथा सेक्शन थोड़ा डराने वाला हो सकता है, गैर अनुपालन की लागत। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया तो पेनल्टी कितनी भारी पड़ सकती है, आइए देखते हैं। सीधे 1 करोड़ रुपए। अगर कोई कंपनी अनस्पेंट फंड को सही समय पर ट्रांसफर करने में विफल रहती है तो उस पर अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। ये कोई छोटी रकम नहीं है। ये कंप्लायंस ना करने को एक बहुत बड़ी वित्तीय लायबिलिटी बना देता है। और बात सिर्फ कंपनी पर आकर नहीं रुकती। ये नियम सीधे तौर पर डिफॉल्ट करने वाले प्रत्येक अधिकारी को भी टारगेट करता है। इसका सीधा मतलब है कि कंप्लायंस ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स के लिए रिस्क अब अत्यधिक व्यक्तिगत हो चुका है। लापरवाही बरतने पर अधिकारी को खुद अपनी जेब से जुर्माना भरना पड़ सकता है।
अगर हम जुर्मानों की तुलना करें तो जवाबदेही बिल्कुल साफ नजर आती है। कंपनी के लिए जुर्माना अनस्पेंट अमाउंट का 2 गुना या 1 करोड़ रुपए, इनमें से जो भी कम हो तय है। वहीं डिफॉल्ट करने वाले अधिकारी के लिए ये अनस्पेंट अमाउंट का 1/10वां हिस्सा या 2 लाख रुपए है। रिस्क दोनों तरफ है और बहुत स्पष्ट है। और अगर आपको लगता है कि एक बार जुर्माना देकर बात खत्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। धारा 450 के तहत अगर उल्लंघन जारी रहता है तो हर दिन 1,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगता रहता है। ये डेली पेनाल्टी इस बात को साबित करती है कि अगर ऑडिट में कोई गलती मिलती है तो उसे तुरंत सुधारना कितना जरूरी है। सेक्शन 5 डेटा विश्वसनीयता सुनिश्चित करना। अब रिस्क तो हम समझ गए, लेकिन सवाल ये है कि हम जो डेटा रिपोर्ट कर रहे हैं उसे फूल प्रूफ कैसे बनाएं? यही काम आती हैं कुछ बहुत ही क्रूशियल बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये सिर्फ सुझाव नहीं हैं, ये आपकी ढाल हैं। एक मजबूत डेटा मैनेजमेंट सिस्टम लागू करें, सटीक कार्बन ट्रैकिंग करें और सबसे ज़रूरी बात, जो फंड्स आप एनजीओ को दे रहे हैं उनके लिए एक इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर की रिपोर्ट ज़रूर लें। इससे आपकी डेटा की क्रेडिबिलिटी पूरी तरह से पुख्ता हो जाती है। इसके अलावा बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए किसी थर्ड पार्टी से इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना अब सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं रही, बल्कि ये एक वैधानिक दायित्व है। अगर आपकी कंपनी का औसत सीएसआर दायित्व 10 करोड़ से ज्यादा है और कोई प्रोजेक्ट 1 करोड़ से बड़ा है तो ये असेसमेंट अनिवार्य है। और हाँ, इस पर खर्च की सीमा भी कुल सीएसआर व्यय का 2% या 50 लाख रुपए फिक्स कर दी गई है। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, स्मार्ट रिपोर्टिंग लक्ष्य निर्धारित करना। आगे का रास्ता कैसा होना चाहिए? अपनी रणनीति को मजबूत करने के लिए स्मार्ट फ्रेमवर्क अपनाएं, यानी आपकी हर पहल स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड होनी चाहिए। इस फ्रेमवर्क के साथ आप ये सुनिश्चित करते हैं कि आपके प्रोजेक्ट्स में ऐसे क्लियर मेट्रिक्स हों जो न सिर्फ ऑडिट में पास हों बल्कि आपके ओवरऑल ईएसजी गोल्स को भी सपोर्ट करें। देखिए, मॉडर्न रिपोर्टिंग का तरीका अब बदल चुका है। अब आप केवल अलग थलग पड़े लोकल प्रोजेक्ट्स से काम नहीं चला सकते। आपको अपने डेटा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों जैसे GRI, SASB, TCFD और संयुक्त राष्ट्र के SDGs के साथ सिंक करना ही होगा। इसी से आपकी रिपोर्टिंग में एक ग्लोबल ऑथेंटिसिटी आएगी। और जब आप ये सब प्लान कर रहे हों तो इस अनुपात को हमेशा ध्यान में रखें। कानून बिल्कुल साफ कहता है कि आपके प्रशासनिक ओवरहेड्स यानी एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे कुल CSR खर्च के 5% से ज़्यादा नहीं हो सकते। बाकी का 95% सीधे आपके प्रोजेक्ट्स में ही जाना चाहिए। तो चलते चलते मैं आपके सामने एक बड़ा सवाल छोड़ना चाहता हूँ। क्या आपकी वर्तमान रिपोर्टिंग रणनीति केवल विनियामक अनुपालन यानी बस टिक मार्क करने तक सीमित है, या फिर ये इतनी बेहतरीन तरीके से संरचित है कि ये सच में आपकी कंपनी के लिए एक रणनीतिक वैल्यू क्रिएट कर रही है? अपने अगले ऑडिट साइकिल की प्लानिंग करते समय इस बात पर जरूर विचार कीजिएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।